हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स में 4th वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स, इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो टाइज हुए हैं, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसके बारे में। तो अभी ये रिसेंट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारी जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, वो 3 दिन की विजिट के ऊपर गए थे। कहाँ पे? सिंगापुर के अंदर, बराबर ना। तो उन्होंने इंडिया और सिंगापुर के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं, कुछ टाइज किए हैं, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। यस, अगर मैं सिंगापुर की बात करूं तो ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जिसको हम एशियन बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है, उसमें ये है सिंगापुर, बराबर ना, राइट। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है। आप बोलो तो सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से होता है भारत के अंदर? सिंगापुर से होता है। इंडिया और सिंगापुर के बीच में ट्रेड भी अच्छा खासा होता है, राइट। तो इसके लिए इंडिया और सिंगापुर की रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। अगर मैं इस मीटिंग की हाइलाइट्स के बारे में बात करूं तो इस मीटिंग के अंदर क्लियरली एम्फेसाइज किया गया है to create an opportunity for long-time learning, building a future-ready workforce, and making the knowledge and skill development a key pillar of strategic partnership। और यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा जो हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है, बराबर ना, राइट। अगर मैं इंडिया के रिलेशंस की बात करूँ सिंगापुर के साथ, तो India was one of the first countries to recognize a Singapore in 1965, बराबर ना, राइट। 1965 के अंदर सिंगापुर के इंडिपेंडेंस के बाद, बराबर ना, राइट, सबसे पहले उसके साथ ट्रेड रिलेशनशिप किसने की? इंडिया के द्वारा की गई, बराबर ना, ओके। अगर मैं इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसके बारे में बात करूँ तो सिंगापुर इज़ अमंग द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स इन द एशियन कंट्रीज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो मैंने अभी देश दिखाया आपको 10 देश, बराबर, वो मैप के अंदर, वो एशियन कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनर कौन है इंडिया का? सिंगापुर है, बराबर ना, राइट। अकाउंटेड फॉर 27.3% ऑफ ओवरऑल ट्रेड विद द एशियन कंट्रीज़, वो 10 कंट्रीज़ के साथ हम जितना भी ट्रेड करते हैं उसमें 27% सिंगापुर के साथ करते हैं। उसके अलावा सिंगापुर इज़ ऑल्सो द लीडिंग सोर्स ऑफ द एफडीआई इन इंडिया। जैसे मैंने आपको बात की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर कहाँ से आता है? सिंगापुर से आता है, बराबर ना। जितना भी एफडीआई आता है उसमें 23% सिंगापुर से आता है, बराबर ना। उसके अलावा हमने सिंगापुर के साथ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी करके रखा है, बराबर ना, राइट। उसके अलावा रिसेंटली इंडिया के यूपीआई ने और सिंगापुर का पे नाउ, इंडिया का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ, उनको इंटीग्रेट किया गया है फरवरी के अंदर टू इनेबल द फास्टर रेमिटेंस बिटवीन द टू कंट्रीज़। दो कंट्रीज़ के बीच में रेमिटेंस सर्विसेज को फास्टर बनाने के लिए इंडिया का यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और सिंगापुर का पे नाउ, दोनों को इंटीग्रेट किया गया है फरवरी महीने के अंदर, बराबर ना, ओके। और मैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करूँ इंडिया और सिंगापुर के बीच में, तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में 3 एक्सरसाइज होती हैं, 3 आर्म फोर्सेस के बीच में। नेवी के बीच में, इंडिया और सिंगापुर की नेवी के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है, सिम्बेक्स, बराबर ना। सिम्बेक्स का फुल फॉर्म क्या है? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, बराबर ना, सिम्बेक्स का फुल फॉर्म है। एयरफोर्स के बीच में इंडियन एयरफोर्स और सिंगापुर के एयरफोर्स के बीच में सिंगापुर इंडिया डिफेंस एक्सरसाइज, और इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्मी के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये हम
एनुअल बेसिस के ऊपर ये 3 एक्सरसाइज करते हैं सिंगापुर के साथ टू इम्प्रूव द डिफेंस कोऑपरेशन, बराबर ना। ओके, और उसके अलावा 2015 के अंदर हमने सिंगापुर के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी करके रखी है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि दोनों देश एक दूसरे के एयरबेस का, एक दूसरे के पोर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, बराबर ना। आपातकालीन सिचुएशन के अंदर या तो फिर कोई भी रिपेयर, फॉर एग्जांपल इंडिया की शिप, बराबर ना, सिंगापुर के पोर्ट से होते हुए जा रही है, बराबर ना, राइट, कोई दूसरी जगह पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाने के लिए। लेकिन अगर उस रीजन के अंदर इंडिया की शिप बिगड़ गई तो उसका मेंटेनेंस उस सिंगापुर के उस पोर्ट के ऊपर हो सकता है, अगर हमने सिंगापुर के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके रखी है तो, बराबर ना, राइट। तो जब इंडिया और सिंगापुर के 50 साल कंप्लीट हुए, बराबर ना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 2015 के अंदर, बराबर ना, तब इंडिया और सिंगापुर के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी एस्टैब्लिश हो चुकी है, बराबर ना। ओके, तो इंडिया और सिंगापुर के टाइज के बारे में बात की, बराबर। तो अभी रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे इंडिया और सिंगापुर के बीच में एजुकेशन रिलेटेड कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की गई है। उसके अलावा अगर हम इंडिया और सिंगापुर की बात करें तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी हम सिंगापुर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है। उसके अलावा डिफेंस सिक्योरिटी के लिए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, इसरो ने अभी नया सैटेलाइट लॉन्च किया है NVS-01, उसके बारे में बात करते हैं। रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, तो NVS-01 सैटेलाइट वॉज सक्सेसफुली लॉन्च बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द GSLV F-12 रॉकेट एंड आफ्टर अ 19-minute फ्लाइट इट वॉज एक्यूरेटली प्लेस्ड इनटू द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। न्यूज़ बड़ी सिंपल है। न्यूज़ की हेडलाइन क्या है कि अभी रिसेंटली इसरो के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, उसका नाम है NVS-01। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है, GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-12, बराबर ना। वो रॉकेट से लॉन्च किया गया है कौन से ऑर्बिट के अंदर, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर, बराबर ना, राइट। अब ये सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। What is NVS-01? Okay, this is a satellite, is the first of the second generation satellites of the ISRO's नेविगेशन सैटेलाइट सीरीज ऑफ द पेलोड्स, बराबर ना। ओके, एक्चुअली अगर मैं इस न्यूज़ के बैकग्राउंड के बारे में आपको समझाऊँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नेविक के बारे में बात चल रही है। नेविक, नेविक का फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, राइट। नेविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। जैसे हम जीपीएस का यूज़ कर रहे हैं, जीपीएस एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, यूएस के द्वारा डेवलप की गई है। उसी तरीके से जीपीएस का ऑल्टरनेटिव है नेविक। ये रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। क्यों रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, तो ये नेविगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी लेकिन केवल इंडिया के ऊपर, इंडिया के लिए, बराबर ना। इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ तक ये नेविगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। इसके लिए रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। नेविक किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। ओके, एक्चुअली ये नेविगेशन फैसिलिटी हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर, बराबर ना। ओके, और इसके लिए हमने ऑलरेडी 7 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर चुके हैं, बराबर ना। 7 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टिलेशन बनाया गया है स्पेस के अंदर टू इम्प्लीमेंट द नेविक। ये फर्स्ट फेज़ के अंदर बनाया गया है। अभी सेकेंड फेज़ के अंदर ये नेविक की एक्यूरेसी को और बढ़ाने के लिए सेकेंड फेज़ के अंदर फर्स्ट सैटेलाइट और ओवरऑल 8वां सैटेलाइट भेजा गया है। उसका नाम क्या है, NVS। NVS का फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशनल सैटेलाइट सीरीज़, बराबर ना। और सेकेंड फेज़ का फर्स्ट सैटेलाइट है जो इसरो के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है GSLV F-12 रॉकेट से नेविक की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। ओके, तो आई थिंक न्यूज़ में समझ में आया होगा। और नेविक वो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है क्योंकि वो इंडिया के ऊपर ही नेविगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, बराबर ना। इसरो के द्वारा बनाया गया है। ओके, ओके, अगर मैं नेविक के बारे में बात करूँ, जैसे मैंने आपको बात की कि नेविक और इट इज़ अ इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इज डिजाइन विद द कॉन्स्टिलेशन ऑफ द 7 सैटेलाइट्स जो ऑलरेडी हम स्पेस में भेज चुके हैं।
बराबर ना, एंड अ नेटवर्क ऑफ द ग्राउंड स्टेशन ऑपरेटिंग 24/7. देर आर टोटल ऑफ 8 सैटेलाइट्स. हाउएवर ओनली 7 रिमेन्स एक्टिव. टोटल 8 सैटेलाइट वैसे तो भेजे गए थे, लेकिन 7 उसमें से एक्टिव है. बराबर ना. ओके. और उसमें जो पहला सैटेलाइट है, फर्स्ट फेज में जो 7 सैटेलाइट लॉन्च किया, उसमें पहला सैटेलाइट 2013 के अंदर लॉन्च किया गया था. बराबर ना. राइट. नेवी का ये जो पहले नाम रखा गया था, वो नाम क्या रखा गया था? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम फर्स्ट जनरेशन. लेकिन उसका नाम चेंज करके 2016 के अंदर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नेवी का रखा गया. बराबर ना. ओके. अगर मैं इस नेवी के पोटेंशियल यूज़ के बारे में बात करूँ, तो उसको किस लिए बनाया गया है? तो टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मरीन नेविगेशन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन विद द मोबाइल फोन्स, प्रिसाइज टाइमिंग एज फॉर द एटीएम्स एंड पावर ग्रिड्स, मैपिंग एंड जियोडेटिक डेटा कैप्चर के लिए. तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है, नेवी सैटेलाइट सिस्टम को. बराबर ना. तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा कि नेवी क्या है, ये जो सैटेलाइट जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है वो क्यों लॉन्च किया गया है. बराबर ना. ओके. चलो नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं. हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, इंडिया की नए पार्लियामेंट हाउस के बारे में. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. तो रिसेंटली द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनोग्रेटेड इंडियाज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, पार्ट ऑफ रिवेम्प्ड सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पार्ट के स्वरूप में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने नए पार्लियामेंट हाउस का इनोग्रेशन किया. उसके बारे में बात करते हैं. राइट. ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग विच इज़ डिज़ाइन बाय द आर्किटेक्ट बिमल पटेल, 2019 के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था. ये जो नया पार्लियामेंट हाउस बना, उसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था? 2019 के अंदर. बराबर ना. आर्किटेक्ट कौन है उसके? बिमल पटेल, ध्यान में रखना है. बराबर ना. ओके. ये नया पार्लियामेंट ऐसा दिख रहा है, देखो. बराबर ना. ओके. ट्राइंगुलर शेप में बनाया गया है. ओके. ये नए पार्लियामेंट को बनाने की नीड क्यों थी? क्योंकि जो पुराना पार्लियामेंट था उसमें सीटिंग स्पेस बहुत ही नैरो था फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स. बराबर ना. राइट. द ओल्ड बिल्डिंग वॉज नेवर डिजाइन टू अकोमोडेट अ legislature for a full-fledged democracy. बराबर ना. The number of Lok Sabha seats is likely to be increased significantly from the current 545 after 2026 when the freeze on the total number of the seats lift. बराबर ना. एक्चुअली 2026 के अंदर अभी क्या है कि भाई एक लिमिट रखी गई है कि लोकसभा की जो सीट है ना वो 545 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन 2026 तक ही ये लिमिट सीमित है. 2026 के बाद ये लिमिट लिफ्ट हो जाएगी. बराबर ना. इसको हटाया जाएगा, तब शायद लोकसभा की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है बराबर, वो शायद बढ़ सकते हैं. ये जो 545 सीट्स है उससे बढ़ सकती है, तो उन लोगों को अकोमोडेट करना पड़ेगा. इसके लिए नई पार्लियामेंट हाउस बनाई गई है. राइट. ओके. उसके अलावा जो पुराना पार्लियामेंट हाउस था उसके अंदर जो रिसेंट फीचर्स होने चाहिए, लाइक कैमरास, सीसीटीवी कैमरास, बड़ा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, बराबर ना, वो इतने आधुनिक नहीं थे. बराबर. इसके लिए भी उसको रिनोवेट करना ज़रूरी बनता था. बराबर ना. ओके. पुराना पार्लियामेंट का जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर था वो भी एकदम ऑब्सोलेट हो चुका था. बराबर ना. सेफ्टी कंसर्न्स के लिए भी पुराने पार्लियामेंट्स को रिडेवलपमेंट करके नया पार्लियामेंट बनाना जरूरी था. बराबर ना. ओके. अगर मैं नए पार्लियामेंट के की फीचर्स के बारे में बात करूं तो वो कौन से शेप का है? ट्राइंगुलर शेप का है. बराबर ना. द न्यू बिल्डिंग इज इन अ ट्राइंगुलर शेप मोस्टली बिकॉज द प्लॉट ऑफ द लैंड दैट इज बिल्ड ऑन इज अ ट्राइंगल. बराबर. वो प्लॉट है ना ट्राइंगल, इसके लिए इस बिल्डिंग को भी ट्राइंगल बनाया गया है. बराबर ना. एनवायरमेंट फ्रेंडली की अगर बात करूँ कि ये जो बिल्डिंग है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है. Built using a green construction techniques, the new building is supposed to be reduce the electricity consumption by 30% compared to the old one. ये जो नया बिल्डिंग है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम 30% कम करेगा ओल्ड के कंपैरिजन में. ऐसा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया है. बराबर ना. ओके. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स हैव बीन इंक्लूडेड. इस बिल्डिंग के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स भी है. बराबर ना. राइट. तो ये पूरा एक एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग बनाया गया है.
अर्थक्वेक सेफ भी बनाया गया है। सिंस दिल्ली इज इन द सिस्मिक जोन 5, द बिल्डिंग इज प्राइम टू बी अर्थक्वेक सेफ, बराबर ना, राइट। तो अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग भी है। ओके, अगर मैं लोकसभा की बात करूँ तो न्यू लोकसभा चैम्बर हैज़ अ पीकॉक थीम। लोकसभा चैम्बर को कौन सा थीम दिया गया है? पीकॉक थीम, बराबर ना, राइट। ओके, द लोकसभा चैम्बर विल हैव 888 सीट्स अप फ्रॉम एग्जिस्टिंग 543, बराबर ना। वैसे लोकसभा के अंदर जो मेंबर की लिमिट है 545, लेकिन अभी 543 सीट्स की ओल्ड पार्लियामेंट थी, उसमें सीट बढ़ा के कितनी कही गई है? 878 सीट्स, बराबर ना, जहाँ पे 1272 लोग बैठ सकते हैं, बराबर ना, राइट। अगर मैं राज्यसभा की बात करूँ तो राज्यसभा चैम्बर हैज़ बीन डेकोरेटेड विद द लोटस एज इट्स थीम। राज्यसभा चैम्बर का थीम क्या रखा गया है? लोटस रखा गया है। लोकसभा चैम्बर का पीकॉक रखा गया है, बराबर ना, राइट। ओके, द राज्यसभा चैम्बर कैन बी अकोमोडेट द 384 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एज अपोज टू द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है? 250, लेकिन ये कितने मेंबर्स को अकोमोडेट कर सकता है? 384, बराबर ना, राइट। The new building has a constitution hall where the journey of the Indian democracy has been documented, बराबर ना, ओके। ओके, यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया गया है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, उसमें मैक्सिमम मटेरियल हमने अक्रॉस द इंडिया मंगवाया है, बराबर ना, मतलब आत्मनिर्भर निर्भरता को प्रमोट किया है, बराबर ना, राइट। गांधी स्टैचू की बात करूँ तो 16 फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द महात्मा गांधी ओरिजिनली प्लेस्ड एट द मेन एंट्रेंस ऑफ द पार्लियामेंट इन 1993 हैज़ बीन रीलोकेटेड बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू बिल्डिंग। जो महात्मा गांधी का जो ब्रॉन्ज स्टैचू है, बराबर ना, जो ओरिजिनल पार्लियामेंट के एंट्रेंस के ऊपर लगा हुआ था, वो रीलोकेट कर दिया है ओल्ड और न्यू पार्लियामेंट के बीच में, बराबर ना, राइट। ओके, इट नाउ फेसिस द ओल्ड बिल्डिंग। वो फेस किसको कर रहा है? महात्मा गांधी का स्टैचू ओल्ड बिल्डिंग को, नियर द एंट्रेंस यूज बाय द लोकसभा स्पीकर, बराबर ना, राइट। तो वो ओल्ड बिल्डिंग को फेस कर रहा है, राइट। ये जो स्कल्पचर था महात्मा गांधी का, बराबर, वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? राम सुतार, जो रेसिपेंट है पद्म भूषण अवार्ड के, बराबर, उनके द्वारा, बराबर ना, ओके। बिल्डिंग के अंदर कुछ नेशनल सिंबल्स भी रिप्लेट किए गए हैं, इंक्लूडिंग द नेशनल एम्ब्लेम, द लायन कैपिटल ऑफ द अशोका, जिसका वेट रखा गया 9500 kg का, बराबर ना, और वो 6.5 मीटर इन हाइट है, बराबर ना, राइट। गोल्डन स्कैप्चर की बात करें, बराबर ना, तो जो गोल्डन स्कैप्चर जो सिंगल जो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जब उन्होंने पावर ट्रांसफ़र किया था इंडिया के पास, बराबर ना, तो वो जो गोल्डन स्कैप्चर है, बराबर ना, वो कहाँ पे रखी जाएगी? न्यू लोकसभा चैम्बर के अंदर, नियर द स्पीकर्स पोडियम, बराबर ना। दिस स्कैप्चर वॉज गिवन टू नेहरू जी बाय प्रीस्ट फ्रॉम द तमिलनाडु, बराबर ना, ओके। अगर हम गैलरीज की बात करें, बराबर ना, इस बिल्डिंग के अंदर, तो गैलरी कॉल्ड शिल्प विल एग्जिबिट द टेक्सटाइल इंस्टॉलेशंस फ्रॉम द अक्रॉस द इंडिया अलॉन्ग विद द पोट्री आइटम्स मेड फ्रॉम द मिट्टी ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स। तो जो शिल्प गैलरी है, वहाँ पे हमने जितनी भी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर इनोवेशंस किए हैं, जितनी भी मिट्टी से बनाए हुए जो जितनी भी चीज़ें हैं, बराबर, जो हम हर एक स्टेट्स के अंदर बनाते हैं, उसका एग्जीबिशन किया गया है। द गैलरी स्थापत्य वो एग्जिबिट कर रही है आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। बिसाइड्स माउंटेन्स इट इज़ ऑल्सो अमालगमेंट्स योगा आसन्स, बराबर ना। तो ये गैलरीज का भी यहाँ पे एस्टेब्लिशन किया गया है इस बिल्डिंग के अंदर, बराबर ना, ओके। ओके, तो आई थिंक आपको इस पूरी जो नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसके बारे में मैंने अच्छे से विश्लेषण किया है, अब आपको समझ में आया होगा, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
उसके विज़न 2047 के बारे में, राइट, उसके बारे में बात करते हैं। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द विजन इंश्योरेंस फॉर ऑल, उसका विजन क्या है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 हैज़ अलॉटेड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू एवरी इंश्योरर टू इंक्रीज द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया। IRDA ने अपना एक विज़न लॉन्च किया है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, बराबर ना, राइट। इस विज़न के बारे में बात करते हैं, राइट। IRDA इज ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च बीमा ट्रीटी। बीमा ट्रीटी के अंदर बीमा ट्रिनिटी, उसके अंदर वो बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक, बराबर है, ये 3 प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है। इसके बारे में बात करते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं विज़न के बारे में बात करूँ तो ये विज़न का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 एम्स दैट एवरी सिटीजन हैज़ एन अप्रोप्रिएट लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इंश्योरेंस कवर एंड एवरी एंटरप्राइज इज सपोर्टेड बाय द अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस सॉल्यूशंस, बराबर ना। तो हर एक सिटीजन को, हर एक एंटरप्राइज को, बराबर ना, इंश्योरेंस से कवर किया जाए, ऐसा IRDA का विज़न है 2047 तक, बराबर ना। उसके लिए उसके द्वारा 3 पिलर्स के ऊपर काम किया गया है। इंश्योरेंस कस्टमर्स जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो इंश्योरेंस के ऊपर काम किया गया है, और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इंटरमीडियरीज हैं, जो एजेंट्स हैं, उनके ऊपर काम किया गया है, बराबर ना। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या है विज़न के, फोकस एरियाज क्या है। तो मेकिंग अवेलेबल राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर, क्रिएटिंग द रबस्ट ग्रीवियंस रिटेशन मैकेनिज्म, फैसिलिटिंग द ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस इन द इंश्योरेंस सेक्टर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। इंश्योरिंग द रेगुलेटरी आर्किटेक्चर इज अलाइन विद द मार्केट डायनेमिक्स, बूस्टिंग इनोवेशन, competition and distribution efficiencies while mainstreaming the technology and moving the towards principle based regulatory regime, बराबर ना। ये फोकस एरिया के साथ यहाँ पे विजन को लॉन्च किया गया है IRDA के द्वारा, बराबर ना। अगर मैं, ये तो हमने बात की विज़न के बारे में कि IRDA का विज़न 2047 का कैसे वो इंश्योरेंस फॉर ऑल को अचीव करेगा, उसका फोकस एरिया क्या है। अभी हम बात करते हैं बीमा ट्रिनिटी के बारे में। वो 3 प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है बीमा सुगम। बीमा सुगम एक प्लेटफॉर्म है जो IRDA सोच रहा है लॉन्च करने का, कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो इंश्योरर और डिस्ट्रीब्यूटर, देखो, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल LIC की पॉलिसी है तो आप पॉलिसी होल्डर हो, आपने जो एजेंट के पास से वो पॉलिसी ली है वो एजेंट को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, और LIC आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको बोला जाता है इंश्योरर, बराबर ना। तो ये जो बीमा सुगम जो प्लेटफॉर्म है ना, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर इंश्योरर और डिस्ट्रीब्यूटर को एक साथ में रखा जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिसी होल्डर ने क्लेम किया तो हम अभी तक क्या प्रोसेस है, तो वो क्लेम करेंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर वो इंश्योरर के पास जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर और इंश्योरर वो पॉलिसी होल्डर को एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, बराबर। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई क्लेम करते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा और उसी टाइम पे इंश्योरर के पास जाएगा। कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर, बीमा सुगम प्लेटफॉर्म के ऊपर, बराबर। ओके, उसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट है बीमा विस्तार। यहाँ पे IRDA का विज़न है कि हम एक ऐसी पॉलिसी को लॉन्च करें जो सभी टाइप के इंश्योरेंस को कवर करे, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बराबर। तो ये पॉलिसी को नाम क्या दिया रखा है, बीमा विस्तार, बराबर ना, राइट। उसके अलावा बीमा वाहक, तो यहाँ पे जो गांव के अंदर जो वुमेन्स हैं, बराबर ना, इनको इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए IRDA के द्वारा बीमा वाहक को अपॉइंट किया जाएगा, जो गांव के अंदर स्पेसिफिकली वुमेन को इंश्योरेंस के बारे में अवेयर करेगी, सिंपल, बराबर ना, राइट। ओके, तो ये 3 प्रोडक्ट को नाम दिया गया है बीमा ट्रिनिटी, बराबर ना। ओके, IRDA की बात करें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है IRDA, बराबर। कौन से एक्ट के अंडर में बनाया गया है, IRDA एक्ट 1999 के अंडर में बनाया गया है, बराबर ना। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है फ्रेंड्स, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा।
इंश्योरेंस सेक्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया इज़ एट प्रेजेंट द 10th बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। इट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी 6th बिगेस्ट बाय 2032, बराबर, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, बराबर ना। ओके, तो इसके लिए इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सो बराबर, लोगों को इंश्योरेंस कवर करवाना वो भी बहुत ज़रूरी है, बराबर ना, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एनुअल हेल्थ इंडेक्स लॉन्च किया गया है 2020-21 का, कोविड के टाइम का, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। उसके बारे में बात करते हैं। तो केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना इमर्ज एज अ टॉप परफॉर्मेंस अमोंग द लार्ज स्टेट्स इन द नीति आयोग्स एनुअल हेल्थ इंडेक्स फॉर द कोविड ईयर ऑफ 2020-21। नीति आयोग के द्वारा एनुअल हेल्थ इंडेक्स लॉन्च किया गया 2020-21 के टाइम का, कोविड के टाइम का, राइट। इस एनुअल हेल्थ इंडेक्स के अंदर नीति आयोग स्टेट्स का इवोल्यूशन करता है कि भाई वो हेल्थ सेक्टर के अंदर वो कैसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, बराबर ना, इसके ऊपर, राइट। और इस एनुअल हेल्थ इंडेक्स के अंदर जो लार्जर स्टेट्स कैटेगरी के अंदर टॉप पे कौन आया है, केरल आया है। और हमको भी पता है कोविड को सबसे अच्छे मैनेज किसने किया था इंडिया के अंदर, केरला के द्वारा किया गया था, बराबर ना। ओके, इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, अगर मैं इस इंडेक्स के मेजर हाइलाइट्स के बारे में बात करूं तो बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस लार्जर स्टेट्स कैटेगरी के अंदर टोटल 19 लार्जर स्टेट्स को यहाँ पे एवोल्यूट किया गया नीति आयोग के द्वारा। और उसमें टॉप किसने किया है, केरला, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु और थर्ड नंबर पे तेलंगाना है, बराबर ना। साउथर्न स्टेट्स टॉप पे है हेल्थ को मैनेज करने के लिए। और अगर हम बॉटम स्टेट्स की बात करूँ तो सबसे लास्ट में है ये जो लार्जर स्टेट्स की बात करूँ, बराबर ना, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बराबर ना। ओके, स्मॉलर स्टेट्स की बात करूँ, स्मॉलर स्टेट्स में टॉप किसने किया है, तो यहाँ पे 8 स्मॉलर स्टेट्स को इवोल्यूट किया है नीति आयोग ने। उसमें त्रिपुरा ने टॉप किया है, बराबर ना, और मणिपुर सबसे लास्ट में है। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो उसमें लक्षद्वीप ने टॉप किया है इस इंडेक्स के अंदर, बराबर ना, और दिल्ली बॉटम पे है, बराबर ना। तो ये आपको रैंकिंग्स ध्यान में रखनी है। और अगर मैं बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस, ये जो हमने लास्ट रैंकिंग जो पढ़ा वो ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर था। और अगर हम इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की बात करूँ, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस 2019-20 के कंपैरिजन 2020-21 में कौन से स्टेट ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो राजस्थान, उत्तराखंड और ओडिशा इमर्ज इज अ टॉप 3 परफॉर्मेंस, बराबर, बेस्ड ऑन द इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस, बराबर, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, अगर मैं नीति आयोग के एनुअल हेल्थ इंडेक्स के बारे में बात करें तो नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द वर्ल्ड बैंक, ये तीनों संस्था साथ में मिलकर एनुअल हेल्थ इंडेक्स लॉन्च करती है फॉर ट्रैकिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस अक्रॉस द ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, बराबर ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, to track and rank the progress on the health outcome and health system performance, develop the healthy competition and encourage the cross learning among the states and union territories। ये ऑब्जेक्टिव के साथ ये एनुअल हेल्थ इंडेक्स लॉन्च किया जाता है, बराबर ना। ओके, कौन कौन से पैरामीटर को कंसिडर किया जाता है, तो 2 पैरामीटर के ऊपर, एक तो इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस, ईयर ऑन ईयर प्रोग्रेस और ओवरऑल परफॉर्मेंस, बराबर ना। ओके, 3 कैटेगरीज में स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है, लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर, बराबर ना। ओके, ओके, और कौन कौन से बेसिक पैरामीटर्स को कंसीडर करके इंडेक्स को तैयार किया जाता है, बराबर ना। तो हेल्थ आउटकम, सबसे पहले तो हेल्थ आउटकम कि भाई वो स्टेट के अंदर जो फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट कोई हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, बराबर ना, तो कितने पेशेंट सही होके आते हैं, बराबर ना, घर पे, राइट। तो इसको बोलते हैं हेल्थ आउटकम, बराबर ना, राइट। तो वो कौन सी इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि भाई हेल्थ आउटकम अच्छा है कि नहीं, तो न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ, बराबर ना, इम्यूनाइजेशन कवरेज, तो ये सब क्या दिखाता है, हेल्थ आउटकम दिखाता है। फिर गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन डोमेन, कि भाई स्टेट्स के अंदर लोगों को स्टेट्स के द्वारा कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में, राइट, पर्टिकुलर हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, तो उसको भी यहाँ पे इवोल्यूट किया जाता है, सिंपल। और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैसा काम किया जा रहा है स्टेट्स के द्वारा,
की इनपुट्स प्रोसेसेस के ऊपर, बराबर ना, उसका भी यहाँ पे इवोल्यूशन होता है। तो हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन, की इनपुट्स और प्रोसेसेस, ये 3 बेसिक फैक्टर्स हैं जहाँ पे स्टेट्स और यूनिट को इवोल्यूट किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस एनुअल हेल्थ इंडेक्स के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली इनॉग्रेटेड द 3rd एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कहाँ पे? लखनऊ यूपी के अंदर उनका उद्घाटन किया 3rd एडिशन का, बराबर ना, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर द स्पोर्ट्स इन इंडिया, राइट। तो अभी 3rd एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहाँ पे आयोजित किया गया? यूपी के अंदर, राइट। इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में बात करूँ, बराबर ना, तो एक्चुअली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वो खेलो इंडिया प्रोग्राम का पार्ट है, राइट। खेलो इंडिया प्रोग्राम, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है मास पार्टिसिपेशन एंड प्रमोशन ऑफ द एक्सलेंस इन द स्पोर्ट्स, रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एट द ग्रास रूट लेवल। ये 2 मेन ऑब्जेक्टिव है खेलो इंडिया प्रोग्राम का, राइट। और खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर में 3 गेम खेली जाती है, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, बराबर ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर बात करें तो उसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था 2018 के अंदर हुआ था, बराबर ना, राइट। फिर उसको रीनेम किया गया था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के अंदर, बराबर ना। फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर, बराबर ना, राइट। वहाँ पे एज लिमिट कितनी होती है? 18 साल तक की होती है, बराबर ना, राइट। ओके, खेलो इंडिया यूथ गेम के जो 2023 का जो होस्ट था वो कौन था? एमपी, बराबर ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें जो अभी रिसेंट न्यूज़ में है, उसका फर्स्ट एडिशन हुआ था ओडिशा भुवनेश्वर के अंदर 2020 के अंदर, सेकंड एडिशन हुआ था उसका कर्नाटका के अंदर, और थर्ड एडिशन कौन होस्ट कर रहा है? यूपी के अंदर, बराबर ना। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो 3 एडिशन हुए उसके, और वो कहाँ पे हुए? लेह लद्दाख एंड गुलमर्ग, जो कश्मीर के अंदर है, बराबर ना। लेह लद्दाख के अंदर है, गुलमर्ग कश्मीर के अंदर है, राइट। तो तीन एडिशंस, ये जो तीन स्पोर्ट्स इवेंट हैं वो खेलो इंडिया प्रोग्राम का पार्ट है, और उसमें अभी रिसेंट न्यूज़ में कौन सा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं, बराबर। ये खेलो इंडिया प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री करवा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, बराबर ना, इसको इंप्लीमेंट करवा रहा है, बराबर ना। ओके, अगर मैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के की पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो ये जो 3rd एडिशन हो रहा है यूपी के अंदर, उसका मैस्कॉट क्या रखा गया है? मैस्कॉट मतलब एक ऐसा कार्टून जो पूरे टूर्नामेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका मैस्कॉट रखा गया है जीतू। उसका मैस्कॉट क्या रखा गया है? जीतू, उसका नाम रखा गया है जीतू। और जीतू क्या है? एक्चुअली स्वयं डियर है, बराबर, बरसिंगा, बराबर, जो स्टेट एनिमल है उत्तर प्रदेश का, बराबर ना। जैसे गुजरात का फॉर एग्जांपल हम एशियाटिक लायन मानते हैं, बराबर ना, गुजरात एशियाटिक लायन के लिए प्रख्यात है, उसी तरीके से यूपी बारसिंगा, बराबर ना, स्वयं डियर से प्रख्यात है। तो ये जीतू मैस्कॉट रखा गया टूर्नामेंट का, बराबर ना। ओके, तो फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था? जैसे मैंने बात की भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर 2020 के अंदर हुआ था। सेकंड एडिशन कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। और थर्ड एडिशन यूपी के अंदर हो रहा है, बराबर ना। इस थर्ड एडिशन के अंदर टोटल 4750 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल 200 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से, बराबर ना, राइट। टोटल 21 स्पोर्ट्स कैटेगरीज इस इवेंट के अंदर खेली जाएगी, बराबर ना, राइट। ओके, और ये जो इवेंट है पूरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो 3rd एडिशन है वो 3 लोकेशन पर खेला जाएगा, सॉरी 4th लोकेशन के ऊपर, वाराणसी, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर, बराबर ना, राइट। अगर मैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम और खेलो इंडिया यूथ गेम, ये तीन इवेंट खेलो इंडिया प्रोग्राम के पार्ट हैं। तो खेलो इंडिया विच ट्रांसलेट टू लेट्स प्ले इंडिया, वो प्रपोज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2017 के अंदर, बराबर ना, राइट। और इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, बराबर ना, राइट। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का? तो रिवाइविंग द ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, बराबर ना, लाइक गटका, मलाखम, थंग टा, बराबर, कलारी पट्टू, योगासन, बराबर ना, इसको रिवाइव करना।
इंटीग्रेशन ऑफ द स्पोर्ट्स इन द एजुकेशन, एजुकेशन साथ स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट करना अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राइट। इंपॉवरिंग द वुमेन एथलीट्स, बराबर ना, यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम किया गया है, बराबर ना, राइट। ओके ओके। उसके अलावा ये खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंडर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी बनाए गए हैं, बराबर ना, राइट। उसके अलावा खेलो इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी अक्रॉस द इंडिया, जिसको नाम क्या दिया गया है, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, बराबर ना, जहाँ पे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलेगी एक पर्टिकुलर एथलीट को ट्रेन होने के लिए, बराबर ना। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर में ये खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, बराबर ना। ओके, उसमें से अगर मैं कुछ की बात करूँ तो राजीव गांधी स्टेडियम एजवल, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, बराबर ना, खुमन लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल, तो ये खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जहाँ पे एक सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर में बनाए गए हैं। ओके चल, ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी कुछ नए टैक्स रूल्स बनाए गए हैं फॉर द ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टैक्स रूल्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया. These rules is aims to provide the clarity and establish a guideline for the tax deducted at source on winnings from the online gaming. अभी इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। ओके, गाइडलाइंस के अंदर मेनली क्या बोला गया है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई एक्टिवेट हो, बराबर ना, फॉर एग्जांपल आपने ड्रीम इलेवन नाम सुना होगा आपने, बहुत सारे लोग आईपीएल के दौरान एक्टिवेट हो जाते हैं इसके ऊपर, बराबर ना, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपने ड्रीम इलेवन के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया और आपने कुछ पैसा जीता भी सही, उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपीज़ जीता, बराबर ना, तो उसके वॉलेट में पड़े रहेंगे ये 1000 रुपीज़। लेकिन अगर अब तक क्या था कि अगर इस वॉलेट के अंदर से आप फॉर एग्जांपल 1000 में से कितना भी पैसा क्यों ना उठाओ, विड्रॉ क्यों ना करो, बराबर ना, तो जब फॉर एग्जांपल आप 100 रुपया विड्रॉ करते हो तो आपके हाथ में 100 नहीं आएगा, कुछ कट के आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीडीएस कट के आता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो अब तक जितना भी पैसा अगर आप विड्रॉ करते हो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर से टीडीएस काटा जाता था हर एक अमाउंट के ऊपर। लेकिन अभी इस नई गाइडलाइन के अंदर क्या बोला गया है कि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर से 100 रुपया से कम विड्रॉ कर रहे हो तो कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा, 100 रुपये से ज़्यादा विड्रॉ करोगे तभी वो टीडीएस काटा जाएगा, बराबर ना। ओके, और टैक्सेबल डिपॉजिट्स के अंदर क्या क्या शामिल किया गया है, बोनस, रेफरल बोनस, इंसेंटिव्स, बराबर ना, ये जो भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा जो बोनस, रेफरल बोनस, इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं वो सभी टैक्सेबल डिपॉजिट्स के अंदर आएंगे, बराबर ना, राइट। अगर मैं कैलकुलेशन ऑफ द नेट विनिंग्स के बारे में बात करूं तो कैसे कंसिडर किया जाएगा, तो ईच यूज़र अकाउंट सेपरेटली व्हेन यूज़र हैज़ अ मल्टीपल अकाउंट, अगर यूज़र के मल्टीपल अकाउंट है तो दर एक अकाउंट को सेपरेटली कंसिडर किया जाएगा। डिपॉजिट, विड्रोवल और बैलेंस इन द यूज़र अकाउंट रिफर्स टू द टोटल अमाउंट अक्रॉस द ऑल यूज़र अकाउंट्स एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल, बराबर ना, राइट। तो transfer between the user accounts under the same online intermediary belonging to the same user will not be treated as a withdrawal or the deposit। अगर आप फॉर एग्जांपल सेम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हो, बराबर ना, सेम यूज़र अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो विड्रॉल में नहीं गिना जाएगा, ना तो वो डिपॉजिट में गिना जाएगा, बराबर ना, राइट। ओके ओके, तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट क्या होगा, तो वो टैक्स बर्डन को इंक्रीज करेगा ऑनलाइन गेमर्स के ऊपर। Impact on the professional gamers and the streamers. Esports organizations maybe need to be address the financial models and consider the tax implications for the revenue streams, बराबर ना, राइट। फाइनेंशियल implications और potential reduction in the gaming income, बराबर ना, और उसके अलावा compliance challenges भी यहाँ पे बहुत बढ़ जाएंगे। Possibility of the players migrating to the jurisdictions with the more favorable tax regulations, बराबर ना, राइट। तो ये जो रूल्स बनाए हैं ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टीडीएस के बारे में, बराबर, वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी एक रेगुलेटरी बॉडी है। ओके, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, हमारे देश में दो टाइप के टैक्स हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, बराबर ना।
डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, बराबर ना। हम एज अ कस्टमर, एज अ सिटीजन डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी। फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ परचेज़ की, बराबर, फॉर एग्जांपल बिस्किट परचेज़ किया, तो हम जीएसटी का अमाउंट दुकानदार को देते हैं, दुकानदार फिर वो गवर्नमेंट को सबमिट करता है, बराबर ना। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, बराबर ना। ओके, हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स का रेगुलेटर कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, बराबर ना, जिसके द्वारा ये रूल्स के अंदर मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का रेगुलेटर कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, बराबर ना, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेगुलेटर है। और ये जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की जो रेगुलेटर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से एक्ट के अंदर में बनाई गई है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंडर में। वो कौन से डिपार्टमेंट का पार्ट है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है, बराबर ना, राइट। तो ये जो सीबीडीटी का काम है, बराबर ना, क्या काम है? वो इनपुट प्रोवाइड करता है फॉर द पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ द ऑल डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉज थ्रू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बराबर ना। तो डायरेक्ट टैक्स लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने का काम है सीबीडीटी का, बराबर ना। ओके ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई, नीति आयोग की 8th गवर्निंग काउंसिल, उसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ चेयर्ड द 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग को कौन चेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर, राइट। और ये मीटिंग को अटेंड किया जाता है चीफ मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, बराबर, जो रिप्रेजेंट करते हैं 19 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को, उसके द्वारा अटेंड किया गया, बराबर ना, राइट। इस गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की थीम क्या रखी गई? विकसित भारत एट 2047, डेवलप कंट्री, भारत को डेवलप बनाना है 2047 तक, बराबर ना। तो इस गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की थीम रखी गई विकसित भारत एट द रेट 2047, रोल ऑफ द टीम इंडिया, बराबर ना। ओके, अगर इस गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के अंदर मैं पीएम के एड्रेस के बारे में बात करूँ, पीएम के संबोधन के बारे में बात करूँ, तो सेंटर एंड स्टेट्स वुड हैव टू वर्क एज अ टीम इंडिया। पीएम क्या बोल रहे हैं कि सेंटर और स्टेट को टीम इंडिया के तरीके से वर्क करना पड़ेगा, बराबर, अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है तो, बराबर ना। ओके, नीति आयोग कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन हेल्पिंग द स्टेट्स टू डेवलप देयर स्ट्रेटजीज फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स एंड अलाइन द सेम विद द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, बराबर ना। नीति आयोग हेल्प कर सकता है स्टेट्स को अपने डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को प्लान करने में, बराबर ना। ओके, the states and union territories were urged to work with the Ayog so that the country would take a quantum leap towards achieving its vision for the अमृत काल। अमृत काल कौन सा टाइम पीरियड है फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 2022 से लेके 15 अगस्त 2047 तक का टाइम है, जिसको अमृत काल बोला गया है, बराबर ना। ओके, देर इज़ अ नीड फॉर द स्टेट्स एंड सेंटर टू प्रमोट द श्री अन्ना। श्री अन्ना मतलब जो मिलेट्स है, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट, बराबर ना। पीएम ने ये भी बोला है स्टेट्स और यूनियन को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट को प्रमोट करें, बराबर ना, क्योंकि भारत में दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मिलेट का प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे, बराबर ना, तो हम बहुत सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा हो सकता है, बराबर ना। और मिलेट्स को क्या नाम दिया गया है फ्रेंड्स? श्री अन्ना, बराबर ना, राइट। अगर मैं नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बारे में बात करूं, तो इट इज़ अ प्रीमियर बॉडी विच इज़ ट्रस्टेड विद द डेवलपिंग द शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल प्रायोरिटी, बराबर ना। नेशनल प्रायोरिटीज़ के अंदर ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है, बराबर ना। ओके, इस गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के अंदर कौन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ द ऑल द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज विद द लेजिस्लेचर, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं नीति आयोग के, और स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस मीटिंग के बारे में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। तो आई थिंक आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।